फ्रेंड्स, आप सभी का वेलकम है आपके अपने YouTube चैनल तनु क्लासेस में। दोस्तों ये वीडियो मैं दोबारा इसलिए अपलोड कर रहा हूं क्योंकि इसमें दोस्तों दो रीजन है। सबसे पहली रीजन ये है कि पहला वीडियो जो मैं अपलोड किया था इसी चैप्टर का, उसका वीडियो क्वालिटी थोड़ा सा दब हो गया। तो इसके बाद दूसरा रीजन ये है दोस्तों, कुछ पॉइंट है जो कि मैं उस वीडियो में आपको नहीं बताया था, जो कि इसमें है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। अगर आप लोग पहले देख रहे हैं फिर भी देख लीजिए, आपको चीजें और अच्छे से समझ में आएंगी। और अगर आप नहीं देखें तो प्लीज वेलकम आप सभी का, ठीक है। तो दोस्तों आज हम लोग क्या करने वाले हैं, बायोलॉजी का क्रैश कोर्स स्टार्ट करने वाले हैं। एक प्रकार का रिवीजन क्लास बोल सकते हैं। इसमें दोस्तों आपका सभी पॉइंट को कवर करेंगे। ये नहीं कि आपको शॉर्ट नोट में पढ़ाते जाएंगे, बिल्कुल नहीं। आपका एक एक पॉइंट को क्लियर करेंगे, सभी चीजों को बताएंगे और फटाफट बताएंगे और समझा करके बताएंगे। बस आप थोड़ा सा शुरू से लेकर के अंत देखिए। तो बायोलॉजी का चैप्टर 1 जिसका नाम है जीवों में जनन, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आपका सबसे ज्यादा क्वेश्चन अगर पूछा जाता है बायोलॉजी के एग्जाम में तो सबसे ज्यादा दोस्तों इसी चैप्टर से पूछा जाता है, ठीक है। तो चलिए चैप्टर को हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट आपका, सबसे पहले दोस्तों कोई भी चैप्टर पढ़ने से पहले उस सब्जेक्ट के बारे में जानकारी होनी चाहिए। अगर आपको पूछ देगा बायोलॉजी क्या है तो आप क्या जवाब देंगे, केमिस्ट्री क्या है तो आपको क्या जवाब देना होगा। उसी तरीके से दोस्तों हम लोग यहाँ पर जानेंगे, क्योंकि बायोलॉजी स्टार्ट कर रहे हैं तो यहाँ पर जानेंगे रियल में सबसे पहले बायोलॉजी का मतलब क्या होता है, क्योंकि चैप्टर 1 है हमारा, ठीक है। देखिए बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान, हिंदी में उसको बोलते हैं, वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम लोग जीवों का अध्ययन करते हैं। जिसके अंतर्गत हम लोग किसका अध्ययन करते हैं, जीवों का। अब आगे देखिए, बायो का मतलब होता है लिविंग यानी कि जीवित जीव, और लॉजी का मतलब होता है टू स्टडी यानी कि जीवित जीव के बारे में पढ़ाई करना, लिविंग जीव के बारे में स्टडी करना, उसी को हम लोग बोलते हैं, उसी को बोलते हैं, यानी कि इसी के अंतर्गत आता है बायोलॉजी, ठीक है। इसी के अंतर्गत हम लोग अध्ययन करते हैं। तो बायो का मतलब हो गया लिविंग और स्टडी मतलब हो गया पढ़ाई करनी। तो जीवित जीवों के बारे में पढ़ाई करना, यही आपका जीव विज्ञान कहलाता है। और जीव विज्ञान का जनक कौन है, वो है अरस्तु। ये चीज को आप लोग ध्यान रखेंगे। इंग्लिश में स्पेलिंग उसका लिखते हैं अरिस्टोटल, क्या लिखते हैं, अरिस्टोटल, लेकिन हिंदी में उसको बोला जाता है अरस्तु। तो ये जो है विज्ञान के जनक कहा जाता है अरस्तु को, ये चीज को ध्यान रखेंगे। दूसरा चीज, यह विज्ञान जीव जीवन और जीवन के प्रक्रियाओं के अध्ययन से संबंधित है। इस विज्ञान में हम जीवों के संरचना, कार्यों, विकास, उद्भव, पहचान, वितरण एवं उनके वर्गीकरण के बारे में पढ़ते हैं। तो देख सकते हैं आप, किसके, जीवों की संरचना हो गया, कार्य हो गया, विकास हो गया, उद्भव हो गया, पहचान हो गया, वितरण हो गया, उनके वर्गीकरण, इस सभी चीजों के बारे में हम लोग बायोलॉजी में पढ़ते हैं। इसको भी दो भागों में बांटा गया है। पहली भाग है जंतु विज्ञान, दूसरा है वनस्पति विज्ञान। 12 के बाद जब आप पढ़ेंगे तो एक बॉटनी हो जाता है, ठीक है। आपका जो है इस सब्जेक्ट को आपको बदलना पड़ेगा, एक जंतु विज्ञान लेना पड़ेगा या फिर वनस्पति विज्ञान, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जीव विज्ञान की 2 प्रमुख शाखाएं होती है जो कि अभी 12 के बाद है आपका। और वनस्पति विज्ञान के जो जनक है उसको क्या बोलते हैं, थियोफ्रेस्टस, ठीक है, थियोफ्रेस्टस। तो ये किसके, कौन से विज्ञान के मतलब कि जनक माने जाते हैं दोस्तों, ये है वनस्पति विज्ञान के। और वहीं पे बायोलॉजी का कौन माना जाता है, वो अरस्तु। ये चीज आपको समझ में आ गई। अब चलते हैं हम लोग चैप्टर को शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम क्या था आपका, जीवों में जनन यानी कि रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। चैप्टर 1 है आपका। आपको जो मैं नोट्स करने के लिए उसी चीज को आपको नोट्स करना है और वैसे सभी पॉइंट को आपको यहाँ पर कवर किया जाएगा, ठीक है। चलिए चैप्टर आज अभी आपका शुरुआत हो रहा है प्रजनन, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं रिप्रोडक्शन। ये क्या होता है, तो वह क्रिया जिसके द्वारा जीव अपने समान नए जीव को जन्म देता है तथा अपनी प्रजाति निरंतरता को बनाए रखता है। इस वर्ड को ध्यान में रखेंगे, निरंतरता को बनाए रखता है, उसी को हम लोग प्रजनन कहते हैं। मतलब वह क्रिया जो जीव करता है और वो अपने समान यानी कि अपने जैसा संपत्ति बनाता है, अपने जैसा यानी कि समझ सकते हैं कि अपने आकार के जैसा, अपने साइज के जैसा, अपने वंशज को बढ़ाता है, अपना निरंतरता रखता है, बनाए रखता है, पीढ़ी दर पीढ़ी वगैरह सब कुछ चलते रहता है। और आगे जैसे कि अगर ये सब चीज नहीं होता तो आज हम नहीं होते, आप नहीं होते, ठीक है। तो वही चीज है कि प्रजाति को जो है निरंतरता बनाए रखता है, निरंतरता यानी कि लगातार इसको बनाए रखता है, उसी को हम लोग प्रजनन कहते हैं। अब प्रजातियों की निरंतरता है तो प्रजनन की विशेषताएं, यानी कि प्रजातियों का जो निरंतरता है इसके लिए प्रजनन की क्या क्या विशेषता है, क्या क्या खासियत है। सबसे पहली खासियत यानी कि प्रजनन करने की जो विधि है इसमें क्या बेनिफिट है, क्या विशेषता है। तो सबसे पहला है कि प्रजनन क्रिया में प्रजनन इकाइयों जैसे कि युग्मकों से नए जीवों का नई पीढ़ी का जन्म होता है। सबसे पहले नए युग्मकों से नए जीवों या फिर नई पीढ़ी का जन्म होता है। जैसे कि अभी अगर आप लोग अगर पहले जमाने के लोग को देखेंगे, अभी को देखेंगे तो आसमान जमीन का अंतर होता है। तो ये नए लोग हो गया, नए सोच वाले लोग, नए पीढ़ी का जन्म होता है प्रजनन से। दूसरा, इस क्रिया में प्रजनन इकाइयां बनती है। तीसरा, इस प्रक्रिया के कारण जीवों की संख्या में वृद्धि होती है। जीवों की संख्या में जैसे कि आप देख ही रहे कितना वृद्धि हो रहा है रोज बेरोज जनसंख्या में। चौथा, इस प्रक्रिया के दौरान डीएनए का द्विगुणित होता है तथा आनुवंशिक गुण पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होती है, ठीक है। और डीएनए का द्विगुण मतलब होता है और आनुवंशिक गुण जो है वो हमारे जैसे कि हमारे पिता से मेरे ऊपर आया, फिर हमसे जाएगा, मतलब कि मेरे बच्चे पर, तो उसी तरीके से जो ये प्रोसेस चलते रहता है। तो ये प्रजनन का कुछ विशेषताएं हैं। अब आगे देखेंगे प्रजनन के बारे में और डिटेल्स में आप लोग को बताएंगे। यहाँ पर दोस्तों क्या है, आप लोग जो है बायोलॉजी का बहुत ज्यादा डिमांड कर रहे थे, ठीक है। जो बच्चे कल का वीडियो देखेंगे उसको मालूम होगा बायोलॉजी का आप लोग बहुत ज्यादा डिमांड कर रहे थे। तो मैंने सोचा कि इसको जो है आपको कॉपी में ही नोट्स करके पढ़ाने का, ठीक है। आपको एक एक पॉइंट बताएंगे और क्या होता था, फिगर जो बनाए थे यहाँ पर, ये फिगर आप यहाँ पर देखेंगे और नीचे जैसे
जैसे देख सकते हैं ये फिगर दोस्तों मुझे नोट्स बनाने में बहुत ज्यादा, पीडीएफ बनाने में बहुत टाइम ले रहा था और कॉपी में मैं मात्र 2 मिनट में बना दिया, ठीक है। इसलिए सोचा कि नहीं आप लोगों को ऐसे ही पढ़ा दे क्योंकि टाइम बहुत कम है एग्जाम का और आप लोगों को कॉपी में नोट करके एक एक पॉइंट को आपको बताते हैं क्योंकि इस तरह से लिखने में हमको बहुत आसानी होती है नोट्स करके, ठीक है। चलिए तो चैप्टर का नाम आपका क्या है, जीवों में प्रजनन और विकास। अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले जो रिप्रोडक्शन वर्ड आया इसका मतलब क्या होता है। देखिए री का मतलब होता है अगेन, मतलब पुनः यानी कि दोबारा, और प्रोडक्शन का मतलब होता है टू बर्थ ऑफ स्प्रिंग यानी कि जन्म देना। तो अगेन जन्म देना इसी को बोलते हैं प्रजनन, इसी को बोलते हैं रिप्रोडक्शन यानी कि दोबारा पुनः जन्म देना, दोबारा जन्म देना। अब देखिए अपने समान संतान, प्रत्येक जीवों से अपने समान संतान अर्थात ऑफ स्ट्रिंग उत्पन्न करने की जो प्रवृत्ति होती है उसी को हम लोग रिप्रोडक्शन कहते हैं, जनन कहते हैं। तो मैंने अभी आपको बताया प्रजनन के बारे में यहाँ पर कि भाई वो जो है निरंतरता बनाए रखने के लिए, निरंतरता बनाए रखने के लिए संतति का उत्पत्ति किया जाता है या फिर एक प्रकार का प्रजनन किया जाता है, उसी को हम लोग प्रजनन बोलते हैं, निरंतरता को, प्रजाति की निरंतरता को बनाए रखने के लिए। तो वही चीज यहाँ पर कह रहा है कि री का मतलब होता है अगेन, प्रोडक्शन मतलब होता है दोबारा यानी कि दोबारा जन्म लेना, फिर से फिर से फिर से, जैसे कि माँ बाप, मेरे माँ बाप, फिर उसका हम, फिर ऐसे ऐसे करके चलते रहता है पीढ़ी से लेकर के दर पीढ़ी। तो वही चीज यहाँ पर कह रहा है कि रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है। अब पर्पस ऑफ रिप्रोडक्शन, आखिर जो रिप्रोडक्शन होता है वो क्यों किया जाता है। सबसे पहली बात तो टू कंटिन्यू द रेस ऑन अर्थ, मतलब कि ये चीज चलते रहे, जो चीज चल रहा है वो चलते रहे। अब अगर फिर से वही बात है, अगर नहीं होते तो आज हम लोग नहीं होते, ठीक है। तो इसका पर्पस क्या है, टू कंटिन्यू द रेस ऑन अर्थ। अब इसका भी दो प्रकार होता है, ये हिंदी मीडियम है, आपको अभी बताएंगे, हिंदी मीडियम पूरा है, आपको बिल्कुल इधर उधर नहीं भटकना है। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे देख रहे हैं तो वो भी देखें, उसको भी समझ में आएगा, क्योंकि आपको मालूम है बायोलॉजी का लगभग 50% वर्ड जो है ना वो इंग्लिश में ही होता है बायोलॉजी का, ठीक है। वो हिंदी में ही सेम टू सेम लिखा जाता है। अब देखिए रिप्रोडक्शन, उसके दो प्रकार होते हैं, एक असेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी कि अलैंगिक प्रजनन, दूसरा होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी कि लैंगिक प्रजनन। अब अलैंगिक और लैंगिक जो है थोड़ा सा आपको टफ लगेगा, लेकिन असेक्सुअल और सेक्सुअल का मतलब आपको समझ में आ जाएगा। सेक्सुअल मतलब क्या हो गया, लैंगिक प्रजनन, जहां पर मादा और किसकी बात हो, मादा यानी कि मेल, सॉरी मादा मतलब कि फीमेल और मेल मतलब कि नर, ठीक है। तो ये दोनों की बात हो वहां पर हो जाता है सेक्सुअल, और जहां ये दोनों की बात ना हो वहां हो जाता है असेक्सुअल। यहां पर मैंने उस चीज को बहुत अच्छे से लिखा है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब अलैंगिक प्रजनन। ए का मतलब हो गया नोट, सेक्स मतलब मेल या फिर फीमेल, यानी कि मेल या फीमेल दोनों में से कोई नहीं रहेगा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, ठीक है। तो ए का मतलब हो गया नहीं, सेक्स का मतलब हो गया मेल, यानी ना कि मेल रहेगा ना कि फीमेल रहेगा, तो उसी को हम लोग बोलेंगे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी कि अलैंगिक प्रजनन। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका, वीवीआई क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव में कि भाई अलैंगिक प्रजनन में किसकी भूमिका रहती है, यानी कि मादा और नर की भूमिका रहती है या नहीं रहती है, तो बिल्कुल नहीं रहती है। और लैंगिक प्रजनन में सिर्फ मादा और नर का ही भूमिका होता है। तो चीजें आपको समझ में आ रही है, मेल और फीमेल का जो है बिल्कुल भी भूमिका नहीं रहता असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में यानी कि अलैंगिक प्रजनन में। अब आगे देखिए, सबसे पहले अलैंगिक प्रजनन का जो है कुछ हम लोग यहाँ पर देखते हैं। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन नए संतान उत्पन्न करने की एक विधि है जिसमें हम लोग मेल और फीमेल की भागीदारी जो है वो बिल्कुल नहीं होती है। मैंने अभी आपको बताया, ए का मतलब नोट, सेक्स मतलब मेल फीमेल, यानी कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक संतान उत्पन्न करने की, नए संतान उत्पन्न करने की एक विधि है, एक प्रोसेस है, लेकिन इसमें मेल और फीमेल का जो है बिल्कुल भी हिस्सेदार नहीं होता, बिल्कुल भी रोल नहीं होता, ठीक है। अब असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लाभ, सबसे पहले हम लोगों ने लाभ को देखना है क्योंकि लाभ के बारे में ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, अलैंगिक प्रजनन को आपको नोट करना, ठीक है। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लाभ, आखिर इसके लाभ क्या है, तो देखिए असेक्सुअल रिप्रोडक्शन सामान्यतः मोनोपेरेंटल होती है। मोनोपेरेंटल मतलब एकल अभिभावक, ठीक है। तो असेक्सुअल यानी कि अलैंगिक प्रजनन जो है वो सामान्यतः एकल अभिभावक होती है। दूसरी बात, एकल अभिभावक का मतलब क्या हुआ, सिर्फ एक ही होता है, इसमें ये नहीं कि मादा और नर दो चीज नहीं, सिर्फ एक ही चीज। अब दूसरा पॉइंट अगर देखेंगे आप, तीसरा पॉइंट, तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन सामान्यतः एपोमिक्सिस कहलाता है। अब एपोमिक्सिस क्या होता है, असंगक जनन, असंग जनन, इसके बारे में हम अभी आपको बताते हैं, पहले आप समझ लीजिए। तो अलैंगिक प्रजनन जो है वो सामान्यतः असंग जनन कहलाता है क्योंकि इसमें उत्पन्न संतानों में माता पिता के गुणों का मिक्सिंग नहीं होता है। तो दोस्तों एपोमिक्सिस का मतलब होता है कि जो सामान्य विधि से हटकर हो, मतलब एक एग्जांपल आपको बताते हैं, जैसे कि अगर निषेचन, सबसे पहले क्या होता है, नर और मादा मिलता है, नर और मादा, ये आगे में हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले क्या होता है, नर और मादा मिलता है, नर और मादा मिलने के बाद निषेचन होता है, निषेचन के बाद भ्रूण जायगोट बनता है, फिर जायगोट के बाद जो है वंशज वगैरह बनता है, फिर धीरे धीरे हो जाता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं सामान्य विधि। इसको क्या बोलते हैं, सामान्य विधि, यानी कि नर और मेल और फीमेल जहां पर मिल जाए तो उसको बोलेंगे सामान्य विधि। अब ये एपोमिक्सिस मतलब क्या होता है, उसका ऑपोजिट, यानी कि वो सामान्य विधि से हट करके कुछ करे तो वो हो जाएगा आपका असंगत जनन। तो वही चीज है यहाँ पर, क्योंकि इसमें उत्पन्न संतानों में माता पिता के गुणों का मिक्सिंग नहीं होता है, इसलिए इसको हम लोग असंगत जनन बोलते हैं, यानी कि एपोमिक्सिस उसका इंग्लिश होता है वो बोलते हैं। चीजें आपको समझ में आ रही है बहुत अच्छे से। आगे देखिए, इसके बारे में थोड़ा और आपको डेफिनेशन भी लिखा देंगे, आगे देखिए। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी कि अलैंगिक जनन से उत्पन्न सभी संतान आपस में पूर्णतः सामान्य होते हैं,
यानी कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन से उत्पन्न सभी संतान है वो आपस में क्या होता है, सामान्य होता है। ये भी चीज हम आपको बताएंगे कैसे होता है, फिगर के साथ बताएंगे। आप सबसे पहले देख ही लीजिए, यहाँ पर देखिए ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, ये पेड़ को देखिए, ये पेड़ को देखिए, ये पेड़ को देखिए, ये पेड़ को देखिए। अब इसके जैसा सेम टू सेम ये भी है, ये भी है, ये भी है, बस फर्क इतना है कि ये थोड़ा छोटा है, थोड़ा छोटा है। तो एक प्रकार का क्या इसको बोल सकते हैं, समान, बिल्कुल बोल सकते हैं। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है कि अलैंगिक प्रजनन में जो है आपका जन्म लेने वाला, यानी कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जो उत्पन्न है, अलैंगिक प्रजनन से जो उत्पन्न सभी संतान है वो आपस में क्या होता है, सामान्य होता है। इसलिए इसे हम लोग सम्मिलित कण से कलोन कहा जाता है। और कलोन का मीनिंग आपको बताया भी था मैंने, जैसे कि अगर आप पेटीएम का कलोन बनाएंगे तो वो सेम टू सेम पेटीएम ऐप के जैसा लगेगा। अगर आप गूगल का क्लोन बनाएंगे तो सेम टू सेम गूगल के जैसा लगेगा, ठीक है, बस सिर्फ उसका नाम नकली पड़ जाता है, लेकिन सेम टू सेम वर्क वगैरह सब वैसे ही करता है। तो उसी तरीके से पेड़ जो है वो एक क्लोन यानी कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन को भी हम लोग क्लोन कहा जाता है, इसीलिए बस यही कारण, क्योंकि सेम टू सेम सारा चीज होता है। और क्लोन की इकाई को क्या बोलते हैं, रोमेट यूनिट। इस चीज को ध्यान रखेंगे, क्लोन की इकाई को हम लोग रोमेट यूनिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रोमेट यूनिट। अब इस चीज को अगर समझ लीजिए, आपको से आपके एग्जाम में पूछा नहीं जाता, लेकिन समझ लीजिए, सामान्य प्रक्रिया के बिना ही बीज पैदा करने की तकनीक को असंगत जनन कहते हैं। इस प्रक्रिया को दर्शाने वाले पौधे जो है वो असंग जनित अथवा एपोमिक्टिक कहलाते हैं। तो चीजें आपको समझ में आ रही है, असंग जनन क्या होता है, जो कि सामान्य प्रक्रिया को के बिना बीज पैदा करे। अब सामान्य प्रक्रिया क्या है, हम लोग आगे और अच्छे से इसको पढ़ेंगे, ठीक है। लड़का लड़की का तो मिलन होता है, लेकिन सारा चीज को हम लोग पढ़ेंगे एक एक पॉइंट को। तो सामान्य प्रक्रिया आपको समझ में आ गया, बिना बीज पैदा करने की जो तकनीक होती है उसको हम लोग असंगत जनन कहते हैं। और इस प्रक्रिया को दर्शाने वाले पौधे जो है वो असंगत जनित यानी कि एपोमिक्टिक कहलाते हैं, ठीक है, एपोमिक्टिक कहलाते हैं। तो आपको चीजें जो है समझ में आ रही है। अब देखिए, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन केवल समसूत्री कोशिका विभाजन ही होता है, मियोसिस यानी कि अर्धसूत्री बिल्कुल नहीं होता है। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। अर्धसूत्री जो है उसमें मेल और फीमेल का भागीदारी हो जाता है। अर्धसूत्री में किसका भागीदारी हो जाता है, इसको थोड़ा मैं डीप कर देता हूं। अर्धसूत्री में जो है आपका मेल और फीमेल का भागीदारी होता है। किसका भागी हो जाता है, मेल और फीमेल का भागीदारी हो जाता है आपका अर्धसूत्री में। लेकिन समसूत्री में जो है यह सिर्फ अलैंगिक प्रजनन में समसूत्री होता है, और अर्धसूत्री किसमें होता है, मेल और फीमेल में, जो कि हम लोग लैंगिक जनन में आगे पढ़ेंगे। तो आपको समझ में आ गया पेड़ वगैरह के बारे में सारा चीज, ठीक है। अब हम लोग पढ़ते हैं दोस्तों मोस्ट वीवीआई पॉइंट। ये पॉइंट है आपका पौधे में अलैंगिक प्रजनन। हम लोग क्या पढ़ेंगे अभी, पौधे में अलैंगिक प्रजनन पढ़ेंगे, और उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो आपका स्टेम वाला है। स्टेम वाला ये वीवीआई है, ये आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, लेकिन हम लोग यहाँ पर रूट के बारे में भी पढ़ेंगे, स्टेम के बारे में पढ़ेंगे, लीफ के बारे में भी पढ़ेंगे, और फ्लावर और फ्रूट के बारे में हम लोग नहीं पढ़ेंगे। उसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगा, लेकिन ये आपका सिलेबस में नहीं है। लेकिन स्टेम जो है ये इंपॉर्टेंट है। फिर आगे हम लोग पढ़ेंगे आपका जैसे कि एंजियोस्पर्म। इस प्लांट को दो भागों में बांटा गया है, उसमें ये रूट स्टेम लीफ है। फिर इसको यहाँ से यहीं तक छोड़ देंगे, इसे आगे लेके जाएंगे। फिर आगे ले जाने के बाद आपका नेचुरल वेजिटेबल रिप्रोडक्शन, एनवीआर, एवीआर, ये क्या होता है इसको भी पढ़ाएंगे। फिर इसमें प्राकृतिक वर्गीय प्रजनन के बारे में हम लोग डिटेल्स में जाएंगे। फिर दोस्तों जो बाई स्टेम के बारे में बोले थे वो यहाँ पर आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। फिर दोस्तों आपका जो है आर्टिफिशियल वेजिटेटिव, जिसमें से बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये हो जाएगा आपका एक कटिंग, एक लायरिंग, एक ग्राफ्टिंग, एक टिश्यू कल्चर, एक माइक्रो प्रोग्रेशन। इसमें जो टिश्यू कल्चर वो मोस्ट वीवीआई है, और कटिंग वाला भी और लायरिंग वाला भी। तो इन सभी चीजों को हम लोग एक एक करके देखेंगे, ठीक है। चैप्टर जो है वो काफी इंटरेस्टिंग है, आपको शुरू से लेकर के अंत तक देखना पड़ेगा, तभी आपको चीजें जो है समझ में आएंगी। चलिए, पौधे में अलैंगिक प्रजनन। अब हम लोग किसमें पढ़ने वाले हैं, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। सबसे पहले आप लोग देख लीजिए, प्लांट्स में कभी भी अगर प्रजनन होता है तो वो इन्हीं चीजों से होता है, या तो रूट से यानी कि जड़ से, या तो तना से, या तो पत्ता से, या तो फूल से, या तो फल से, या तो बीज से। इन्हीं चीजों से जो है पौधे में अलैंगिक प्रजनन होता है। ये चीज आपको समझ में आ गया। अब आगे देखिए आप लोग वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन और वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। वेजिटेटिव का मतलब आप अलैंगिक प्रजनन भी बोल सकते हैं, या फिर वर्गी प्रजनन, ठीक है। तो आप सिंपल सा अलैंगिक प्रजनन ही बोले, ज्यादा समझ में आएगा आपको, ठीक है। तो अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं अलैंगिक प्रजनन के बारे में, और उसमें जो मेन पढ़ने वाले हम लोग रूट, स्टेम और लीफ यानी कि पत्ता, तना और जड़ के बारे में पढ़ने वाले, ठीक है। देखिए, जन्म से लेकर नेचुरल डेथ तक के टाइम पीरियड को क्या बोलते हैं, लाइफ स्पेन अर्थात जीवन अवधि। इस चीज को ध्यान में रखेंगे, नोट में इसको आप लिख लेंगे। जीवन अवधि क्या होता है, तो जन्म से लेकर के प्रकृति वाला मौत जो होता है उस टाइम पीरियड को ही हम लोग, समय अंतराल को ही हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, जीवन अवधि बोलते हैं। ये चीज आपको समझ में आ गया। अब पढ़ते हैं एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म प्लांट को जो है दो भागों में बांटा गया है। एक है वेजिटेटिव फेज, यानी कि यहाँ पर आप बोल सकते हैं अलैंगिक प्रजनन बोल सकते हैं, या फिर वर्गीय अवस्था, और एक है रिप्रोडक्टिव फेज यानी कि प्रजनन अवस्था। ये दोनों चीज आपको समझ में आ गया। अब आगे देखिए, वेजिटेटिव फेज में जो है तीन यानी कि बहुत चीज होता है, रूट हो गया, स्टेम हो गया, पत्ता हो गया, बीज हो गया, सब कुछ हो गया। लेकिन वहीं पे अगर प्रजनन अवस्था में यानी कि रिप्रोडक्टिव में बात करें तो सिर्फ फूल हो गया। अब फूल क्यों हुआ था, क्योंकि दोस्तों फूल से जो है डायरेक्ट कोई भी चीज जन्म लेता है, संतति जो पैदा होता है वो फूल से डायरेक्ट पैदा हो जाता है। लेकिन रूट, स्टेम, लीफ ये सबसे डायरेक्ट नहीं होता है, ये सब के साथ हम लोग को कुछ करना पड़ता है। जैसे रूट को क्या जमीन में गाड़ना पड़ता है, स्टेम को भी जमीन में गाड़ना पड़ता है, लीफ को जो है कोई दूसरा तरीका अपनाना पड़ता है, जो कि हम लोग आगे सारी चीजों के बारे में
पढ़ेंगे तो, और लेकिन फूल में जो है वो डायरेक्ट हो जाता है, ठीक है। इसलिए इसको प्रजनन अवस्था में रखते हैं, रिप्रोडक्टिव पार्ट यानी कि फूल को, और प्लांट्स का फ्लावर केवल रिप्रोडक्टिव पार्ट कहलाता है। और जो भी प्लांट का फ्लावर यानी कि फूल जो होता है उसको किस में रखा जाता है, रिप्रोडक्टिव पार्ट में रखा जाता है, रिप्रोडक्टिव पार्ट कहलाता है। और प्लांट के सभी पार्ट फूल को छोड़ करके वो सभी वेजिटेटिव पार्ट कहलाते हैं। सिर्फ फूल को छोड़ करके वे सभी पार्ट क्या कहलाते हैं, वेजिटेटिव पार्ट्स। यहाँ पर आगे लिख भी दिया फ्लावर को छोड़कर। चीजें आपको समझ में आ रही है। अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो आपका यही वाला इंपॉर्टेंट है, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसी के बारे में, इसी से पूरा चैप्टर आपका एंड होने वाला है। अब आगे देखिए, पौधे के वेजिटेटिव पार्ट यानी कि रूट, स्टेम, लीफ। अभी हमने आपको बताया बहुत इंपॉर्टेंट है रूट, स्टेम और लीफ, यानी कि जड़, तना और पत्ता। इसी चीजों के बारे में लोग आगे पढ़ने वाले हैं। तो पौधे के वेजिटेटिव पार्ट यानी कि रूट हो गया, स्टेम हो गया, लीफ हो गया, इनसे नए पौधे की रीजनरेशन को ही वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या फिर वेजिटेटिव प्रोपगेशन कहते हैं। एक चीज आपको यहाँ पर नोट पॉइंट करेंगे आप लोग अगर ये सोच रहे हैं कि सर आप इंग्लिश और हिंदी मिक्सचर लेके कैसे होगा, दोस्तों देखिए, आपको अगर 100% मार्क्स चाहिए ना, जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं तो उसको तो लगभग पूरा चीज इंग्लिश में लिखना पड़ेगा। लेकिन अगर आप हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं, अगर आप हिंदी और इंग्लिश को साथ में लिखते हैं तो दोस्तों मैं आपको गारंटी देता हूं, जितना मार्क्स अगर आपका सिर्फ हिंदी लिखने से आता तो हिंदी इंग्लिश साथ में लिखने पर उससे ज्यादा मार्क्स आता है। मैं खुद किया हूं, बहुत बच्चे जो मेरे पास पढ़े हैं और जो मेरे बहुत से दोस्त हैं जो इसको मैंने बताया और जो इसने मुझे बताया है कि हमने भी इंग्लिश और हिंदी को मिक्सचर करके लिखा था। अगर आपको यकीन नहीं है तो आप किसी अपने सीनियर से भी पूछ सकते हैं, ठीक है। इसलिए आप लोग बिल्कुल टेंशन मत, क्योंकि बायोलॉजी में वैसा कुछ होता ही नहीं है। बायोलॉजी मैथ में क्या होता है, आदमी इंग्लिश और हिंदी मिला करके लिखता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। चलिए, पौधे के वेजिटेटिव पार्ट कौन कौन हो गया, रूट हो गया, स्टेम हो गया, मतलब कि तना हो गया, पत्ता हो गया। इनसे नए पौधे का रीजनरेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बोलते हैं। आपको वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का मतलब समझ में आ गया। आगे अगर मॉडर्न डिफिनेशन हम लोग देखेंगे तो सीड यानी कि बीज, सीड का हिंदी क्या होता है, बीज। तो बीज से यानी कि बीज के भागीदारी के बिना पौधे का स्पेशल विशेष यानी कि नॉन स्पेशलाइज्ड वेजिटेटिव पार्ट से नए पौधे का रीजनरेशन को ही वेजिटेटिव रिप्रोडक्टिव वेजिटेटिव प्रोपगेशन कहलाता है। अगर सिंपल भाषा में आपको समझाएं तो यहाँ पर जो है बीज जो होता है, जो सीड हम लोग जो बीज बोते हैं, उसके बिना ही, उसका कोई भी रोल यहाँ पर नहीं है, कोई भी भूमिका नहीं है, तो उसके बिना ही अगर हम लोग नया पौधा उगा देते हैं, नया पौधा पैदा कर देते हैं, करवा देते हैं, तो उसी चीज को हम लोग यहाँ पर जो है वेजिटेटिव पार्ट में इस चीज को रखेंगे, ठीक है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन उसी चीज को बोलेंगे। इसमें आपका एक रूट हो गया, ये कोई बीज नहीं है, स्टेम, तना वो भी कोई बीज नहीं है, पत्ता वो भी कोई बीज नहीं है। बस इन्हीं तीनों चीजों के बारे में हम लोग यहाँ पर डिटेल्स में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। चलिए आगे देखिए, चीजें आपको समझ में आ रही है, एक एक पॉइंट को मैं क्लियर करने का कोशिश करूंगा। अब वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो है वो टोटल दो प्रकार के होते हैं, एक होता है एनवीआर, एक होता है एवीआर। आपको सिर्फ एनवीआर और एवीआर याद रखना है। लेकिन यहाँ अगर मीनिंग समझेंगे तो एक नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन यानी कि प्रकृति अलैंगिक प्रजनन, प्रकृति अलैंगिक प्रजनन यानी कि ये नेचुरल के द्वारा होता है। सिंपल सा मीनिंग है, ये प्रकृति के द्वारा होता है। आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन यानी कि ये किसके द्वारा होता है, ये दोस्तों मानव के द्वारा होता है, हम लोगों के द्वारा होता है। अब सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन यानी कि एनवीआर के बारे में, और बहुत मजा आएगा आपको, ठीक है। तो देखिए, नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, प्राकृतिक वर्गीय प्रजनन। आगे देखेंगे, पौधे के वेजिटेटिव पार्ट यानी कि रूट, स्टेम, लीफ में बिना किसी कृत्रिम तकनीक का उपयोग किए नए पौधे का पुनः उत्पन्न होने की विधि को ही हम लोग नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहते हैं। ये एनवीआर, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं। इसी का उदाहरण भी आप देख लेंगे यहाँ पर, बाय रूट के द्वारा, बाय स्टेम के द्वारा और बाय लीफ के द्वारा यानी कि पत्ते के द्वारा। तो समझ में आ गया आपको, यानी कि पौधे के वेजिटेटिव पार्ट जैसे कि रूट हो गया, स्टेम हो गया, लीफ हो गया, पत्ता वगैरह हो गया, इसको बिना किसी कृत्रिम विधि के द्वारा हम लोग इसका उपयोग से नए पौधे का पुनः उत्पन्न होने की जो विधि है उसी को हम लोग नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहते हैं। अब उसका उदाहरण आप देख लीजिए सबसे पहले रूट के द्वारा, क्योंकि हम लोग रूट, स्टेम के बारे में पढ़ने वाले हैं और इसमें जो इंपॉर्टेंट है आपका स्टेम वाला इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो रूट के द्वारा बहुत पौधे के जड़ से अनुकूल परिस्थिति में नए पौधे का विकास हो जाता है, यानी कि प्रतिकूल नहीं, यहाँ पर अनुकूल है, यानी कि कोई भी स्थिति रहे, कुछ भी रहे, वो पौधा जो है उग जाता है सिर्फ जड़ से। तो ये क्या हो गया, बहुत पौधे के जड़ से अनुकूल परिस्थिति में नए पौधे का विकास हो जाता है, इसी को हम लोग बाय रूट बोलेंगे। इसका एग्जांपल भी दिया हुआ है, आपको एग्जांपल से याद रखना है, स्वीट पोटैटो, शकरकंद या फिर डेलबर्जिया सीसो, जिसको हम लोग इंडियन रेडवुड बोलते हैं, ठीक है। तो स्वीट पोटैटो यानी कि शकरकंद, सिर्फ आपको यही याद रखना है, डेलबर्जिया सीसो वगैरह, ठीक है। ये परिस्थिति में जो है क्या होता है, रूट के द्वारा आसानी से अनुकूल परिस्थिति में भी ये उग जाता है, विकास हो जाता है। अब बाह्य स्टेम यानी कि तना के द्वारा, यानी कि तना के द्वारा बाय स्टेम के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो कुछ पौधे के स्टेम यानी कि तना जो है वो अस्थायी रूप से भूमि के अंदर रहता है, ठीक है। मतलब अगर आप देखेंगे पहले जो है पेड़ हम लगाए थे, वहां पर जब मिट्टी बोझ दिए, मिट्टी भर दिए, तो वो क्या हो गया, एक प्रकार का वो पेड़ जो है पूरा मिट्टी से दब गया, यानी कि पूरा नहीं, मतलब उसका तना जो है वो पूरा, उसका जो स्टेम है वो पूरा दब गया। अब जो वो स्टेम भूमि के अंदर रह गया तो वो क्या करेगा, उसी को हम लोग भूमिगत तना बोलते हैं। सबसे पहले तो उसको क्या बोलते हैं, भूमिगत तना, यानी कि जो जमीन के अंदर है उसको बोलेंगे भूमिगत तना, जिसको इंग्लिश में लिखते हैं अंडरग्राउंड स्टेम। क्या लिखते हैं, यूजी स्टेम, इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलेंगे अंडरग्राउंड स्टेम। यानी कि ये होता है थिक एंड फ्लेसी
मोटा और मासल होता है। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आ रही है? एक एक चीज को आप लोग प्लीज नोट करते चलेंगे, जो मैं बोलूंगा जिसमें VBI लिखूंगा उसको तो आपको नोट करना ही है, प्लीज वीडियो को रोक करके। तो कुछ पौधे जो स्टेम अस्थायी रूप से भूमि के अंदर रह जाता है उसी को हम लोग भूमिगत तना बोलते हैं, और वो सिंपल होता है क्या, उसी को इंग्लिश में अंडरग्राउंड स्टेम बोलते हैं। ये जो होता है वो होता है थिक और फ्लैश यानी कि मोटा और मासल होता है। चेंज इन शेप एंड साइज, सबसे पहले अंडरग्राउंड में क्या होता है, उसका शेप यानी कि आकार और साइज यानी कि साइज में जो है चेंज आने लगता है यानी कि बदलने लगता है। दूसरा स्टोरेज ऑफ फूड चेंज इन फंक्शन, और जो फूड का जो स्टोरेज है, जो फूड का स्टोरेज है, जो भोजन वो प्राप्त करके रखा है तो उसको क्या होता है वो फंक्शन यानी कि वर्क करना, मतलब कि चेंज फंक्शन में जो है कुछ चेंज आ जाता है, कुछ बदल जाता है। अब आगे देखिए, उपयुक्त यूजी सिस्टम, यूजी मतलब अंडरग्राउंड सिस्टम की यूजी रूपांतरित यानी कि अंडरग्राउंड रूपांतरित तना कहा जाता है। एक जिंगर हो गया, ट्यूमेरिक हो गया, पोटैटो हो गया, आयल हो गया, ओनियन हो गया, गार्लिक हो गया। जिंगर, अदरक, ट्यूमेरिक, पोटैटो, आलू वगैरह ये सारा चीज है एग्जांपल आप। ठीक है, तो ये जो है आपका कैसे होता है दोस्तों, ये होता है भूमि के अंदर तना से। ठीक है, तो चीजें आपको समझ में आ रही है। बाय स्टेम के द्वारा एग्जांपल आपको याद रखना है, जिंगर हो गया, टर्मेरिक हो गया, पोटैटो हो गया, ओनियन हो गया, ठीक है, या फिर गार्लिक हो गया, ये सभी चीजें। तो भूमि के अंदर कैसे कैसे होता है, थिक एंड फ्लैशी, अंडरग्राउंड वगैरह कैसे कैसे बाय स्टेम के द्वारा, तो ये सारा चीजों को आपको लिखना पड़ेगा। और एक यहाँ पर आप देखेंगे बाय लीफ के द्वारा यानी कि पत्ते के द्वारा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं बाय लीफ उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, कभी पूछा नहीं गया, लेकिन आप लोग देख लीजिए बहुत पौधे के लीफ से नए पौधे के जनरेशन होता है, इसी को बाय लीफ प्रोसेस बोलते हैं। और बाय लीफ यानी कि पत्ते के द्वारा कुछ इस प्रकार होता है, जैसे कि आप लोग फिगर देख लीजिए और फिगर देख करके आपको बना देना है। ऐसा एग्जांपल यहाँ पर दिया हुआ है, बेजोनिया ब्राइफाइलम। क्या है, बेजोनिया ब्राइफाइलम। तो दो एग्जांपल है, एग्जांपल सिर्फ आपको याद रखना है। लीफ के द्वारा जो है दो यहाँ पर नए पौधे रिजनरेशन हुए। ठीक है, बहुत पौधे के लीफ से नए पौधे से जनरेशन होता है आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। अब हम लोग पढ़ेंगे आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। तो आपको चीजें समझ में आ रही है, लीफ के बारे में समझ में आ गया, उसका एग्जांपल आपको समझ में आ गया, उसी तरह स्टेम का एग्जांपल समझ में आ गया, जिंगर, ट्यूमेरिक, पोटैटो। उसी तरीके से आपको जो है रूट का एग्जांपल समझ में आ गया, स्वीट पोटैटो, शकरकंद, डेलबर्जिया, और एग्जांपल ही पूछा जाता है। चीजें आपको समझ में आ रही है। चलिए अब देखिए, हम लोग एनवीआर पढ़ लिए यानी कि नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन पढ़ लिए। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं AVR, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बहुत इंपॉर्टेंट। और इसी चीज को आज के लेक्चर में हम लोग एंड करेंगे। एक बार देख लेते हैं वॉइस जो है वो क्लियर आ रही है कि नहीं, कभी कभी होती है क्लियर नहीं आती है। चलिए, वॉइस जो है बहुत क्लियर है। अब आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन क्या होता है, यानी कि कृत्रिम वर्गी प्रजनन। इसको अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो एक यहाँ पर पेड़ बना हुआ है, ये क्या है, पेड़ है। यहाँ पर क्या किया, एक मुलायम डाल को हम लोग पकड़े, एक मुलायम हम लोग शाखा को, एक ब्रांच को पकड़े, उसको जमीन में गिरा दिए, फिर यहाँ पर मिट्टी से उसको थोड़ा दबा दिए, फिर इधर यू के जैसा यानी कि यू आकार के जैसा कोई चीज हम लोग बना दिए। इसको भी आकार नहीं, यू आकार बोला जाता है। क्या बोला जाता है, यू आकार, यानी कि यू शेप बना करके जो हम लोग कुछ इस प्रकार रखे और यहाँ से एक नया पौधा उग गया। इसी को तो बोलते हैं आर्टिफिशियल, यानी कि हम लोग क्या किया, हम लोग अपने से की ये चीज। पहले तो पेड़ को झुकाए, पेड़ को यानी शाखा को झुकाए, झुकाने के बाद मुलायम शाखा को लिए, उसको झुकाए, जमीन में बढ़े, तो इस प्रकार यहाँ पर हुआ। उसी तरीके से पत्ते के द्वारा यहाँ पर जो है क्या होता है, यहाँ पर आप लोग देखिए, इनके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं आगे। ठीक है, चलिए, ये हो गया आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। अब आगे अगर आप देखेंगे आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के बारे में तो डिटेल्स आ जाता है। देखिए, पौधे की वेजिटेटिव पार्ट जैसे कि रूट हो गया, स्टेम हो गया, लीफ हो गया, क्योंकि हम लोग जानते हैं भाई उसी के अंदर दो प्रकार आता है। हम लोगों ने अभी यहाँ पर देखा ना, देखिए आपको थोड़ा सा समझाने का कोशिश करते हैं ताकि चीजें आपको जो है समझ में आए। हम लोगों ने अभी पढ़ा कि वेजिटेटिव के अंदर क्या क्या आता है भाई, रूट आता, स्टेम आता, पत्ता आता। वैसे आता बहुत कुछ है, लेकिन हम लोगों को यहाँ पर तीन चीज देखना है। अब वेजिटेटिव का ही दो प्रकार होता है, एक होता है नेचुरल, एक होता है आर्टिफिशियल। अब नेचुरल विधि के द्वारा तो हम लोग देख लिए कि पत्ते का हो गया, तना का हो गया, या फिर आपका एक रूट यानी कि जड़ का हो गया, कैसे कैसे विकास होता है, कैसे कैसे नया पौधा पैदा होता है। अब आर्टिफिशियल विधि के द्वारा हम लोग अभी देख रहे हैं। ठीक है, चीजें आपको समझ में आ रही है? अगर आ रही है तो एक कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो अगर सच में लग रहा है कि आपको कुछ हो रहा है, अगर सच में अगर लग रहा है तो प्लीज एक बार कमेंट जरूर कीजिएगा, एक कमेंट, प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा, और अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। ठीक है, तो देखिए आपको यहाँ पर अभी आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हैं, आपको थोड़ा सा डिफिनेशन बताए, लेकिन आगे अगर आप देखेंगे तो पौधे के वेजिटेटिव पार्ट अर्थात रूट हो गया, स्टेम हो गया, लीफ हो गया, इनमें कोई कृत्रिम तकनीक का उपयोग द्वारा, यानी कि कोई भी कृत्रिम तकनीक, कोई भी तकनीक, यानी कि बिना वाला हो गया आपका वहां पर एनवीआर में, नेचुरल में, यहाँ पर आर्टिफिशियल है, एवीआर है। तो इसमें क्या होंगे, पौधे का कोई भी तकनीक को उपयोग कर जो है नए पौधे में विकास को ही हम लोग आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहते हैं। ठीक है, तो कृत्रिम तकनीक का उपयोग करके हम लोग क्या बोलते हैं उसको, आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, यानी कि AVR। अब देखिए, AVR को 5 प्रकार में बांटा गया है और हम लोगों को पांचों के बारे में पढ़ना है। सबसे पहला आपका कटिंग,
कटिंग मतलब क्या, कटाई करके, यानी कि तना का अगर कटाई करके हम लोग पेड़ लगाएंगे तो नया संतति पैदा हो जाएगा, वो कटिंग। एक है लायरिंग। लायरिंग में भी दो प्रकार का होता है, जैसे कि हम लोगों ने देखा डाल को ऐसे नीचे गिरा देता है, जमीन में कर देता है, तो वो हो गया सोयल वाला। और दूसरा एक होता है आपका पत्ते वाला, यानी कि पत्ते को करके तब बनाया जाता है। तो लायरिंग के बारे में हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे। एक होता है ग्राफ्टिंग, यानी कि बहुत लोग आप सुने होंगे कलम बांधने का काम, यानी कि क्या, कलम बांधने का मतलब उसको एक प्रकार का, आगे हम लोग ग्राफ्टिंग में इसको आपको अच्छे से समझाएंगे, ठीक है। और चौथा होता है टिश्यू कल्चर, यानी कि उत्तक संबंध। उसके बाद होता है माइक्रोपेगेशन, यानी कि सूक्ष्म प्रजनन। तो सभी के बारे में एक एक करके हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ते हैं कटिंग के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज बहुत इंपॉर्टेंट है, चीजों को समझ में आएंगे। इसमें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो आपका टिश्यू कल्चर इंपॉर्टेंट है, टिश्यू कल्चर, इस चीज को ध्यान में देंगे। और आगे जो है आपका यहाँ पर कौन सा इंपॉर्टेंट था दोस्तों, मैंने इधर बताया, वो स्टेम वाला बताया। प्लीज इस तरीके से आपको ध्यान रखना है, प्लीज मैं रिक्वेस्ट करता हूं, क्योंकि इसी तरीके से आपका पूरा सिलेबस को कंप्लीट करेंगे जैसे अभी पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो देखिए आगे कटिंग क्या होता है। पहले बहुत पौधे के तना को छोटे छोटे टुकड़े में काटकर सोयल स्थापित कर, यानी कि सोयल को जमा करके वहां पर गाड़ दिया जाता है इसको। कुछ समय बाद इससे नए पौधे का विकास हो जाता है, उसी को कहते हैं हम लोग कटिंग, यानी कि कटाव करके, ठीक है। इसको बोलते हैं सुगर कैन। एग्जाम्पल में ले लिया यहाँ पर किसको, सुगर कैन को। किसको ले लिया, सुगर कैन को। तो बहुत पौधे का तने को हम लोग काट करके, यानी कि स्टेम को छोटे छोटे टुकड़ों में काट करके उसको हम जमीन में गाड़ देते हैं और उससे नया पौधा विकसित हो जाता है। इसी को हम लोग बोलते हैं भाई, इसका एग्जाम्पल भी दिया हुआ सुगर कैन, और इस विधि को बोलते हैं कटिंग। अब दूसरा विधि जो है वो भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको समझेंगे, लायरिंग। लायरिंग, ये लायरिंग वाला झूठा वाला नहीं है, ये लायरिंग LAYER, लायर ING, लायरिंग है। इसमें क्या होता है, प्लांट पार्ट को सोयल के परत से ढक दिया जाता है। और लायरिंग भी दो प्रकार के होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया, एक भाई हवा में होता है, एक जमीन में होता है, और एक हवा में होता है। तो इसमें क्या होता है, प्लांट पार्ट को जो है सोयल के परत के अंदर ढक दिया जाता है। प्लांट का जो पार्ट होता है, जो भाग होता है, उसको कहाँ रखकर ढक दिया जाता है, जमीन के अंदर। और लायरिंग भी दो प्रकार के होते हैं, लायरिंग भी दो प्रकार का होता है, एक सोयल लायरिंग, एक एयर लायरिंग। अब सोयल लायरिंग को सबसे पहले यहाँ पर अगर फिगर देकर के समझेंगे, तो जैसे कि मैंने शुरू में आपको बताया, एक कोई मुलायम डाल को लिया, एक कोई मुलायम ठाल को लिया, यानी कि ब्रांच को लिया, उसको झुका दिया जमीन में, और कुछ इस प्रकार झुका दिया कि वो यू शेप के जैसा हो गया। आपको यहाँ पर भी नहीं बोलना है, यहाँ पर यू बोलना है, यू, क्योंकि आपका सिलेबस में इसको यू कहा गया, ठीक है। तो यू शेप के जैसा बना दिया, और यहाँ पर मिट्टी भर दिया, और यहीं से एक नया जड़ पैदा हो गया। फिर इसको बाद में काट दिया, और ये अलग पौधा बन गया, ये अलग पौधा बन गया। तो ये हो गया आपका सोयल लायर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इसको थोड़ा समझ लेते हैं। ये चीज फिर वही चीज लिखा हुआ जो मैंने आपको अभी बताया। देखिए सर्वप्रथम स्वास्थ्य आधारीय मुलायम तना के शाखा क्या करता है, सबसे पहले स्वस्थ, सबसे पहले तो ठीक ठाक होना चाहिए, नहीं कि टूटा फूटा हुआ। स्वस्थ आधारीय मुलायम, यानी कि सॉफ्ट तना के शाखा को, यानी कि ब्रांच को चुनाव करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, कोई पेड़ में जाते हैं, पेड़ में जाने के बाद एक मुलायम जो है, मुलायम यानी कि सही होना चाहिए, यानी कि कटा हुआ, इधर उधर टूटा हुआ, ये सब नहीं, उसका जो है चुनाव करते हैं। चुनाव करने के बाद चुने हुए तना के शाखा को, यानी कि पहले स्टेम का जो चुने, उसी का शाखा को क्या करते हैं, भूमि की ओर यू शेप तरीका से झुका देते हैं। यू शेप तरीका, जैसे कि मैंने आपको अभी यहाँ पर बताया, यू शेप तरीका जो है कुछ इस प्रकार होता है। यू शेप तरीका यानी कि कोई किसी को पकड़े, यू शेप तरीका के जैसा उसको झुका देते हैं, और सोयल के संपर्क वाले भाग को सोयल से ढक देते हैं। और जो सोयल के कांटेक्ट में रहता है उसको क्या करते हैं, सोयल से, यानी कि मिट्टी से ढक देते हैं। फिर 2 से 3 महीने के बाद, फिर हम लोग 2 से 3 महीने के बाद वहाँ एक एडवांस रूट का विकास हो जाता है, एक अलग प्रकार का रूट बन जाता है, जड़ बन जाता है, ठीक है। ये जड़ बनने के बाद फिर क्या करते हैं, उस मदर प्लांट को, यानी कि जो मदर प्लांट किसको बोलेंगे यहाँ पर, अभी मदर प्लांट दोस्तों बोलेंगे इसको। यहाँ पर ध्यान से देखिए कहाँ जा रहा है, मदर प्लांट जो है यहाँ पर हम लोग बोलेंगे इसको, इसको क्या बोलेंगे, मदर प्लांट, ठीक है। तो ये मदर प्लांट से इसको जो है काट दिया जाता है, इस डाल को काट दिया जाता है। तो वही चीज यहाँ पर बता रहा है कि मदर प्लांट से काट कर, अलग कर, नए स्थान पर स्थापित कर देते हैं। इसी को हम लोग, इस विधि को बोलते हैं हम लोग क्या बोलते हैं, संपर्क स्वास्थ्य आधारित मुलायम तना के शाखा, इसी विधि को जो है हम लोग यहाँ पर लायरिंग बोलते हैं, ठीक है। अब एक लायरिंग सोयल में हम लोग देख ले कैसे कैसे करके सोयल में होता है, चीजें आपको समझ में आ गई। एग्जाम्पल पे आपको एक लेमन और एक मेरीगोल्ड, ये दोनों का एक एग्जाम्पल पे आपको यहाँ पर दे दिए, ठीक है। अब अगर दूसरा बात करेंगे एयर लायरिंग के बारे में, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए सर्वप्रथम एक स्वस्थ शाखा का चुनाव कर लगभग 2 से 3 सेंटीमीटर रिंग का बार्क लेते हैं। क्या करते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं, एक स्वस्थ शाखा का चुनाव करते हैं, यानी कि फिर से एक अच्छा खासा डाल का, ब्रांच का जो है हम लोग सही से चुनाव करते हैं, यानी कि टूटा फूटा हुआ, ठीक है। फिर क्या करते हैं, 2 से 3 सेंटीमीटर का जो है एक रिंग लेते हैं। रिंग मतलब एक गोलाकार सर्कल जैसा कुछ हम लोग लेते हैं, और उसको क्या करते हैं, अलग कर दिया जाता है। और अब तना इंजर्ड पार्ट को सेमी सोलिड कले छिद्र युक्त पॉलिथीन, पटसन, बोरा एवं रस्सी द्वारा अच्छी प्रकार से कवर कर दिया जाता है, ठीक है। तो रिंग और बार को लेकर जो है वो अलग कर दिया जाता है, और अब तना को, इंजर्ड पार्ट को, यानी कि ये क्या करती है, ये रिंग से जो है वो तना को, वो शाखा जो मुलायम था उसको क्या करता है, इंजर्ड कर देता है, यानी कि एक प्रकार का वहां पर उसको नुकसान पहुंचा देता है, काट देता है, या फिर थोड़ा निशान लगा देता है, जो भी करता है उसको इंजर्ड बोलेंगे, ठीक है। तो इंजर्ड पार्ट को सेमी सोलिड कले छिद्र युक्त पॉलिथीन, पटसन, बोरा एवं रस्सी द्वारा अच्छी प्रकार से कवर कर देते हैं। और इंजर्ड पार्ट जो होती है, जिसको इंजर्ड कर दिया जाता है, जिसको नुकसान पहुंचाता है, जिसको एक प्रकार का बोल सकते हैं कि घायल कर देता है, तो उसको फिर क्या करता है, एक सेमी सोलिड, क्या करता है, एक सेमी सोलिड कले छिद्र युक्त पॉलिथीन से
पटसन, बोरा एवं रस्सी के द्वारा अच्छी प्रकार से उसको कवर कर देता है। 2 से 3 महीने के बाद तना के इंजर्ड भाग से एडवांस रूट का विकास हो जाता है। फिर 2 से 3 महीने के बाद उसी यानी कि उसी इंजर्ड भाग से एक रूट यानी कि एक जड़ का विकास हो जाता है। तब इसे हम लोग बोलते हैं मथर पौधा यानी कि अलग कर नए स्थान पर विस्थापित कर देते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल ले सकते हैं लीची और गावा यानी कि अमरूद का। तो चीजें आपको समझ में आ रही है किस तरीके से यहाँ पर होता है। ठीक है, अब दोस्तों अगर इस चीज को आप देखेंगे तो देखिए यहाँ पर कुछ पत्ता है, पत्ता को सॉरी यहाँ पर कोई डाल है, मुलायम डाल, उसको जो है रिंग से पहले क्या कर दिया, नुकसान पहुंचा दिया, खरोच लगा दिया, फिर उसको जो है पन्नी से लपेट दिया जाता है और 2 से 3 महीने के बाद देखते हैं यहाँ पर जड़ निकला हुआ होता है। कुछ इस प्रकार जो है आपका सेमी सॉलिड एयर लायरिंग होता है समुद्र में। ठीक है, अब दूसरा प्रकार जो है आपका एयर लायरिंग आपको समझ में आ गया। अब तीसरा जो प्रकार है वो है ग्राफ्टिंग। क्या है ग्राफ्टिंग? तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा दोस्तों, सबसे पहले हम लोगों ने कटिंग पढ़ा, उसके बाद लायरिंग पढ़ा। लायरिंग में 2 प्रकार होता है, एक सोयल वाला होता है, एक आपका हवा वाला होता है। ठीक है, चीजें आपको समझ में आ रही है। अब हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे अभी ग्राफ्टिंग के बारे में। एक विशेष प्रकार का तकनीक है जिसमें एक पौधे के पार्ट को दूसरे पौधे पर कुछ इस प्रकार से स्थानांतरित किया जाता है कि दोनों पौधे के भाग एक संयुक्त पौधे के जड़ में वृद्धि विकास करने लगा। ठीक है, तो एक विशेष प्रकार का जो तकनीक है जिसमें क्या होता है, एक पौधे के पार्ट को, एक पौधे के भाग को दूसरे पौधे पर कुछ इस प्रकार से स्थानांतरित किया जाता है कि वो दोनों पौधे के भाग एक संयुक्त पौधे के जड़ में वृद्धि विकास करने लगता है। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार यहाँ पर होता है। इस चीज को आपको ज्यादा समझ में नहीं है क्योंकि ये पूछा नहीं किया है। ठीक है, यहाँ पर अगर आप समझेंगे तो विशेष प्रकार का क्या है, तकनीक है। और इसमें क्या होता है, एक पौधा का कोई भी भाग को जो है दूसरे पौधे पर कुछ इस प्रकार से स्थानांतरित कर दिया जाता है, यानी कि ये दूसरा पौधा है, ये दूसरा पौधा है, दोनों को एक जगह कुछ इस प्रकार रखा जाता है कि ये क्या होता है, इस संयुक्त पौधे के जड़ में वृद्धि एवं विकास करने लगता है। ठीक है, आगे देखिए आप फेमेल कंपियन ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग में 2 प्लांट पार्ट एक की जाति के होने चाहिए। ग्राफ्टिंग में बेहतर एवं अच्छा गुणवत्ता वाले पौधे का होता है। इसमें जल्द ही फल का विकास हो जाता है, जैसे कि मैंगो। ठीक है, तो ग्राफ्टिंग में जो है 2 प्लांट एक ही जाति के होना चाहिए और ग्राफ्टिंग में बेहतर एवं अच्छा गुणवत्ता वाले पौधे का होता है और इसमें जल्द ही फल का विकास हो जाता है, जैसे कि मैंगो। अब यहाँ पर है दोस्तों टीचू, क्योंकि दोस्तों वीडियो जो है ऑलरेडी काफी लंबी बन चुकी है, आपका जो है 31 मिनट का वीडियो बन चुका है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, जो फर्स्ट पार्ट हम लोग पहले बनाए थे इससे पहले, उसमें भी हम लोग यहीं तक पढ़े थे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में जो दोस्तों आपका पढ़ेंगे, अब से दोबारा अपलोड नहीं होगा, यही वीडियो लास्ट मतलब कि ये जो फर्स्ट वीडियो है दोबारा अपलोड हो गया क्योंकि दोस्तों बहुत चीज इसमें बताए थे, इसलिए आपका लेक्चर जो 31 मिनट का हो गया। वो शायद 27-28 मिनट का, उसमें फिर थोड़ा बहुत बकवास भी किए थे। ठीक है, इसलिए क्या करेंगे हम लोग, कल जो नेक्स्ट पार्ट 2 आएगा आपका, कल ही पार्ट 2 आएगा या फिर हो सकता है एक दिन बाद आए, आप लोग जरूर सर्च कर लीजिएगा। ठीक है, तो पार्ट 2 जब आएगा उसमें दोस्तों आप अगर आप ये वीडियो मतलब ये वीडियो अगर बाद में देखें तो पार्ट 2 ऑलरेडी आ चुका होगा, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे या फिर प्लेलिस्ट पे मिल जाएगा। ठीक है, तो टिश्यू कल्चर, उत्तर संबंध, ये सब चीज का जो हम लोग डिटेल्स में पढ़ने वाले हैं। कब? पार्ट 2 में। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया। अभी हम लोग ग्राफ्टिंग तक पढ़े थे, तो हम लोग कौन सा चैप्टर पढ़े थे, चैप्टर 1 जिसका नाम था आपका जीवो में जनन। काफी इंपोर्टेंट चैप्टर है, बहुत बार आपके बोर्ड एग्जाम में इससे क्वेश्चन जो है पूछा जाता है। ठीक है, इसलिए आप लोग को अच्छे से मेहनत करना है और आपका सिलेबस का बिल्कुल टेंशन लेना। पूरा सिलेबस जो है 12 का फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, बायोलॉजी हो गया, मैथ हो गया, पूरा मैथ भी कुछ ही दिन के अंदर 2-3 दिन के अंदर शुरू हो जाएगा, तो पूरा सिलेबस आपका यहाँ पर खत्म किया जाएगा, इसलिए आप लोग को टेंशन लेने का बिल्कुल जरूरत नहीं है। ठीक है, कल हम लोग जो है टिश्यू प्रबंधन यानी कि उत्तक प्रबंधन से हम लोग आगे पढ़ेंगे। आज हम लोग यहीं पे लेक्चर को समाप्त करते हैं। चलिए फिर मिलेंगे दोस्तों नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। आप लोग पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट, मेहनत से पढ़ाई कीजिए। ठीक है।